नमस्कार दर्शक मित्रों, जय हिंद जय भारत। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य, एक विशेष कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है समाचार का सच। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा देश के प्रमुख राज्य की विशेष घटनाएं और विशेष समाचार। ये समाचार जो है दर्शक मित्रों, हम लोग जो स्टेट के अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़ पोर्टल होते हैं, वो स्टेट पोर्टल ने और वो न्यूज़पेपर ने आप लोगों को किस तरीके से समाचार प्रदर्शित किया हुआ है, किस तरीके से दिखाया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और विविध राज्यों की हम लोग जो प्रमुख समाचार होते हैं वो आपको दिखाएंगे समाचार के सच के माध्यम से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग पटना से। 2024 के चुनाव का एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया हुआ है पटना से। उसमें एक न्यूज़पेपर है प्रभात न्यूज़पेपर ने कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से। तो बात करें 2024 से स्टार्ट करते हैं, पटना से स्टार्ट करते हैं, और उसने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 2024 के चुनाव से पहले आरजेडी की फिर से बीजेपी के वोट बैंक पे सेंधमारी की एक तैयारी स्टार्ट हुई है। क्या है डिटेल वो थोड़ी बहुत हम लोग समझे तो पटना से ये सबसे बड़ी चुनावी मुद्दा वाला एक न्यूज़ सामने आया है। तो डिटेल ऐसी है कि सवर्णों पर ऐसे डाले डोरे। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा और उसके साथ एक हेडिंग बनाया कि सवर्णों पर ऐसे डाले डोरे। वन मैन शो वाली पार्टी आरजेडी ने फिर सवर्णों पर दाव चला। एक स्टेटमेंट ऐसा आया और इस तरीके से लिखा गया कि वन मैन शो वाली पार्टी आरजेडी ने फिर से सवर्णों पर एक दाव चला और लाख आंतरिक विधियों और भले गुर्जर रहे हो और लेकिन इस दल में राजदा सुप्रीमो ऑलवेज राइट, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और पार्टी के भीतर से माय की दुरुस्तगिरी लेकर चले परवाना। और एक डिटेल ऐसी लिखी कि एक वक्त को लगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के सिर से सेहरा बंधने वाला है, मगर हुआ वही जो बीजेपी के पेट में दर्द पैदा कर दे। ऐसा कुछ सामने स्टेटमेंट आया। तो क्या बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है और क्या दर्द होगा उसके बारे में डिटेल समझे। लेकिन मगर हुआ कुछ ऐसा कि बीजेपी के पेट में दर्द पैदा करे, ऐसा लिखा। लेकिन जाहिर है जिस तरह से आरजेडी को यादवों और मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है, उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से बीजेपी को सवर्ण और वैश्य की पार्टी कही जाती है। डिटेल ऐसी है। और जब से तेजस्वी यादव के तर्कश से ए टू जेड का तीर चला हुआ है तेजस्वी यादव का, तो इस तरीके से बीजेपी को वहां पर कुछ पेट में दुख रहा है, ऐसा कुछ डिटेल लिखी है। डिटेल क्या है वो मैं पढ़ूं तो डिटेल ऐसी है कि तेजस्वी यादव के तर्कश से ए टू जेड का तीर चला, इस पार्टी के लिए मायने बदल गए। डिटेल ऐसी लिखी है उन्होंने कि डिटेल मायने बदल गए, ऐसा लिखा। संभवतः इसी फैसले पर जगन्नाथ सिंह करके एक वहां पर बंदा है, वो प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए विराजमान होकर लगातार एकमात्र सवर्ण नहीं केवल के प्रदेश अध्यक्ष बनने की, बल्कि दूसरी बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने की वो ट्राई कर रही है और ट्राई कर रहा है। इसके बीच इसलिए जो भी कह रहा है कि औपचारिकता केवल बाकी रही है और अभी तक केवल एक नामांकन हुआ है। वहां पर यूपी बिहार की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें तो वहां पर एक नामांकन ही अभी तक हुआ है। और डिटेल ऐसी है कि और यह भी वैध पाया गया। कल कुछ असंभव जैसे कोई कार्य न हो जाए, इसलिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जगदानंद सिंह का बैठना तय माना जाता है। और क्या रहा है अब तक का राजदा के प्रदेश अध्यक्ष का एक इतिहास, तो उसके बारे में जो प्रभात न्यूज़पेपर ने लिखा हुआ है वो मैं समझने की ट्राई कर रहा हूं और आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूं। तो क्या रहा है अब तक राजदा के प्रदेश अध्यक्ष का इतिहास, तो डिटेल ऐसी है कि ये बात समझे तो अब तक आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का इतिहास वर्तमान से कुछ अलग रहा था। सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कमल पासवान को बनाया गया था। वहां पर जो बनाया गया था वो कमल पासवान थे। वो कमल पासवान तब बने थे। इनके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को बनाया गया वहां पर प्रदेश अध्यक्ष। और चौधरी के हटने के बाद पीताम्बर पासवान को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद समीकरण में कुछ चेंज आया, बदलाव आया और अब्दुल की बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष जो है वो वहां पर बनाया गया।
लगातार 3 टर्म तक राजदा के वहां पर वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे और हाल के कुछ साल राजदा की राजनीति में परिवर्तन हुआ और जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वहां पर दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव वहां पर क्या कर रहे हैं। वहां पर एक आरजेडी की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट भी वहां पर आया हुआ है। वो क्या है टर्निंग पॉइंट और क्या करेंगे तेजस्वी यादव, उसके बारे में वहां के न्यूज़पेपर और पोर्टल कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि क्या रहा है अब तक के राजदा प्रदेश अध्यक्ष का एक इतिहास। तो अब तक आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का इतिहास वर्तमान से कुछ अलग था और वो जो डिटेल हम लोगों ने बोली और वो जो लिखी, वो लगातार 3 टर्म तक राजदा प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बने रहे। अब देखना ये होगा कि ये तेजस्वी यादव किसके ऊपर पलटवार करते हैं और बीजेपी के सामने तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट क्या आ रहा है। अब एक दूसरे न्यूज की तरफ रुख करें, दिल्ली की ओर रुख करें, तो वहां पर सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है वो आपके अरविंद केजरीवाल के ऊपर और साथ ही साथ बीजेपी के साथ उनका गठबंधन या उसके साथ महामारी का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। आपके अरविंद केजरीवाल फोकस कर रहे हैं केवल और केवल गुजरात के ऊपर, लेकिन वहीं पर एक सामने बात आई है दिल्ली की। तो दिल्ली की एक बात करूं, वहां पर दैनिक जागरण और डीएनए न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया हुआ है। क्या स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ूं तो डिटेल ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार वहां पर दिल्ली में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो भी एजुकेशन सेगमेंट के ऊपर दिया हुआ है। जबकि आपकी रेवड़ी वहां पर कांस्टेंट चालू है, फ्री में बात बता देने की एक बात चाली है। तो वहीं पर डिटेल ऐसी है कि सभी सरकारी स्कूलों को भेजे गए एक आदेश में एग्जाम बजट में कम करने की एक जानकारी और एक स्टेटमेंट दिया गया है सभी स्कूल को। डिटेल क्या है वो मैं पढ़ूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं और बजट में कुछ कटौती कर रहे हैं। डिटेल ऐसी आई है कि सभी सरकारी स्कूलों को भेजे गए आदेश में एग्जाम बजट कम करने की एक जानकारी दी गई है। अब प्रति छात्र वहां पर 125 रुपये का एक बजट जो चल रहा था वो 90 रुपीज़ वहां पर अलॉट किए गए और बजट में कटौती कर दी गई। डिटेल क्या है वो एक समझे तो फंड की कमी के चलते दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल को परीक्षा बजट घटा दिया है। फंड की कमी के कारण और फंड की कमी चलती है वहां पर, और फंड्स की कमी के चलते दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल की परीक्षा बजट घटा दिया है। और पहले यह बजट 125 रुपीज़ प्रति स्टूडेंट था, जिसे अब 90 रुपीज़ कर दिया गया है। डिटेल ऐसी सामने आई है कि 16 सितंबर को सभी स्कूल के प्रमुख इस बाबत पर एक आदेश भेजा गया। इसमें कहा गया कि शिक्षा निर्देशालय की सरकारी स्कूलों के सभी प्रमुख को एक सूचित किया जाता है कि कक्षा 1 से स्टार्ट करके 12वीं तक के लिए एक अनिवार्य बजट का आवंटन को एक 90 रुपीज़ प्रति स्टूडेंट कर दिया गया है। जो पहले 125 रुपीज़ था, अब उसको घटा के 90 रुपीज़ कर दिया गया। क्यों ऐसा अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा या मनीष सिसोदिया को करना पड़ा, वो कुछ डिटेल जो न्यूज़पेपर ने लिखी है या पोर्टल में सबसे बड़ी वायरल हुई है वो मैं आपको दिखाऊं तो 2023 की परीक्षाओं के लिए एक बजट बनाया गया और उस बजट में क्या कटौती की गई, उसमें लिखा ऐसा कुछ है कि बजट की कमी के चलते हुए खर्च पर नियंत्रण करने के लिए खर्च को 125 रुपीज़ से प्रति छात्र की जगह 90 रुपीज़ कर दिया गया। और ये आदेश के अनुसार अतिरिक्त फंड की मांग पर कोई विचार अभी नहीं करेंगे आपकी सरकार, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। स्कूलों के प्रिंसिपल का दावा है कि वहां पर समिट बजट में उनके लिए मैनेज कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि 90 रुपीज़ में हम लोग क्या स्टूडेंट को पढ़ाएंगे और क्या स्टूडेंट को लिखाएंगे। फैसले पर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल कुछ स्टेटमेंट दिया और ऐसा कुछ बोले जिसने अमुक पोर्टल को वहां पर दिखाया गया है। और एक न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा कि फैसले पर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल बोले कि एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने गोपनीयता की शर्त पर एक बातचीत की और उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट उसके ऊपर जारी किया कि बजट को घटाया नहीं जाना चाहिए था। पेपर और प्रिंटिंग का खर्च हालांकि सालों में बढ़ा है और हम इतनी रकम से सैंपल पेपर्स का प्रिंट आउट भी निकालने से अक्षम है और कब किस तरीके से मैनेज करेंगे हम लोग वो पता नहीं है, ऐसा वहां पर एक प्रिंसिपल ने बोला। लेकिन उनका नाम मत लेना, ऐसा बोल के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। यूनिट टेस्ट
टेस्ट और पेपर्स भी प्रिंट कराना मुश्किल होगा और अब हमें बोर्ड पर सवाल लिखकर मैनेज करना पड़ेगा। हम लोग प्रिंटिंग कॉस्ट कैसे इसमें बेयर करेंगे, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ऐसा प्रिंसिपल ने बोला। अन्य प्रिंसिपल ने कहा कि हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया रहा, कैसा ऐसा क्यों किया, और हमारे पास किसी तरह का मैनेज करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ऐसा क्यों बजट कट ऑफ किया, वो तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि इसके बजट के ऊपर आने वाली प्रतिक्रिया भी क्या रहती है कि और इसके ऊपर बीजेपी की वहाँ की सरकार है वो क्या कर रही है। एक एग्जाम का बजट से क्या होता है वो भी एक देखना होगा, क्योंकि डिटेल्स जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि एग्जामिनेशन बजट में एग्जाम कराने के लिए फंड के अलावा स्टेशनरी, एक शीट्स, वो आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग और अन्य खर्च शामिल होते हैं। वो खर्च हम लोग कैसे करेंगे, वो सबसे बड़ी चिंता एक प्रिंसिपल ने जताई। और इस विषय पर बात करने के लिए शिक्षा निर्देशालय से कोई भी ऑफिसर और इवन मनीष सिसोदिया भी बोलने से मुकर रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि इसका अमल कैसे होता है और सामने वाली पार्टियां इसके ऊपर क्या बोलती है। अब एक तीसरे न्यूज़ की तरफ रुख करें तो अब मैं आपको बिहार ले चलूंगा। बिहार का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी राजनीतिक तौर पे वो चल रहा है, तो उसमें कुछ ऐसा है कि बिहार के जो राजनीतिक समाचार सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा एक दैनिक जागरण, वहाँ पर एक न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल है, वो कुछ बिहार के बारे में कुछ बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को डर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आने पर सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। अमित शाह जो वहां पर चलने वाले हैं, अमित शाह वहां पर जाने वाले हैं, तो उसकी वजह से सांप्रदायिक माहौल जो है वो वहां पर बिगड़ सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क सामने आया हुआ है। वो क्या है वो डिटेल समझे तो डिटेल ऐसी है कि सीमांचल से साथ साथ पूरे बिहार में सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन से बिहार में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ऐसा एक क्वेश्चन मार्क किया है और दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण वहाँ का न्यूज़ पोर्टल है, उसने भी एक क्वेश्चन मार्क करके न्यूज़ आपके सामने दिखाई है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें विविध पोर्टल और न्यूज़पेपरों ने क्या लिखा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आपको फिर से समाचार का सच बताते हैं। तो ये बिहार के बारे में जो न्यूज़ लिखा हुआ है वो कुछ हम लोग ट्राई करें पढ़ने का। तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जेडीयू ने वहाँ पर आरोप लगाया हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ पर बिहार में उन्माद फैलाने वहां पर आ रहे हैं, अमित शाह वहां पर उन्माद फैलाने आ रहे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क सामने आया हुआ है। क्या मुस्लिम बहुल वहां पर मुस्लिम इलाके में बीजेपी की किसी बड़े नेता के आने जाने मतलब से सांप्रदायिक तनाव वहां पर फैलता है, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क फिर से आया। और गौरतलब है कि 23 सितंबर को वहां पर केंद्रीय गृह प्रधान मंत्री अमित शाह वहां पर 2 दिवस बिहार में रहने वाले हैं और बिहार के अलग अलग जगह पे वहां पर वो दौरा करने वाले हैं। डिटेल ऐसी है कि उनके आगमन के पहले जेडीयू की ओर से यह आंशिकता वहां पर आशंका जताई जा रही है कि अमित शाह जब बिहार में आते हैं और बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, और जब भी वो बिहार में आते हैं तो कुछ ना कुछ हमला होता है या कुछ ना कुछ बवाल होती है, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क किया गया है। जेडीयू का प्रखंड मुख्यालयों पर सतर्कता एवं जागरूकता मार्च वहां पर चलने वाला है। क्या जागरूकता मार्च चलेगा वो एक डिटेल आई है कि जदयू ने वहां पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह का कुशवाहा ने एक कहा कि बीजेपी द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के खिलाफ 27 सितंबर को प्रखंड मुख्यालयों पर सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकलेगी वहां पर। और उन्होंने कहा कि जेडीयू ने वहां पर विकास विरोधी बीजेपी द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की साजिश का एक पर्दाफाश करने के लिए 27 सितंबर को जागरूकता मार्च वहां पर होगी। और वो जागरूकता मार्च में पार्टी के सभी नेता, विधानमंडल दल
के सदस्य और पार्टी एवं प्रकोष्ठों के तमाम पदाधिकारी वहां पर शामिल होंगे। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पर कार्यवाही वहां पर कर रही है। डिटेल ऐसी बोले वो कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पर वहां पर वो काम कर रही है और संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है, ऐसा वहां पर उन लोगों ने आरोप लगाया। और वो डिटेल ऐसी बोले कि जिससे आज भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। उन लोगों ने न्यूज़पेपर में भी ऐसा सच सामने लाने की कोशिश की कि वहां पर धर्मनिरपेक्षता वहां पर खतरे में है। और इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने वहां पर एक स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का मुस्लिम बहुल इलाके में सीमांचल में आने का मतलब वहां पर जो चल रहा है वो मतलब ऐसा है कि मतलब धार्मिक उन्माद फैलाना ही है। ऐसा एक स्टेटमेंट सामने दिया कि वहां पर अमित शाह आके धार्मिक उन्माद फैलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि बीजेपी चाहे जितनी भी वहां पर ताकत लगा ले, बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में वह धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकते। एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा कि वो कितनी भी सारी बीजेपी वहां पर मेहनत कर ले, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में वह धार्मिक उन्माद वहां पर नहीं फैला सकेंगे। और बिहार की जनता बीजेपी की सोच को नेस्त नाबूद करेगी। बिहार की जनता वहां पर बीजेपी की सोच को और वहां पर नेस्त नाबूद करेगी। और जेडीयू के वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने इस बात को सोमवार को वहां पर फिर से दोहराया कि केंद्रीय गृह प्रधान अमित शाह के आगमन के पूर्व जेडीयू को सांप्रदायिक माहौल खराब होने का डर क्यों सता रहा है। तो उसके बारे में वो ऐसा बोले कि इस पर बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का एक कहना है कि जेडीयू के वहां पर खुद की बिहार का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की तैयारी वहां पर कर रही है। और उन्होंने कहा कि 2013 में भी जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी नरेंद्र मोदी की सभा गांधी मैदान में हो रही थी, उस वक्त भी बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर सरकार चला रहे थे। डिटेल ऐसी बोले कि वहां पर 2013 में भी वहां पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर सरकार चला रहे थे। और अब गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी के आने के पहले आतंकियों ने और सीरियल ब्लास्ट वहां पर करवाया था। ऐसी एक डिटेल बोले वो लोग। और वहां पर ऐसा बोले कि बीजेपी से अलग होकर सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार, और वहां पर गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी के आने से पहले आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट भी किया था। इस तरीके से अब देखना ये होगा कि वहां पर बीजेपी क्या रुख कर रही है और वहां पर अमित शाह के जाने के बाद क्या मामला हो रहा है। अब बात करते हैं चौथे न्यूज की और राजस्थान की ओर देखना हम लोग ट्राई करते हैं कि राजस्थान में अभी क्या माहौल चल रहा है और वहां पर की पार्टियां और वहां पर कांग्रेस क्या कर रही है। तो उसके बारे में हम लोग न्यूज़ पोर्टल पढ़ने की ट्राई करें या न्यूज़पेपर देखने की ट्राई करें तो वहां पर एक राजस्थान पत्रिका का एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। वो क्या स्टेटमेंट उन लोगों ने फ्रंट पेज पे और लास्ट पेज पे लिखा है वो हम लोग पढ़ने का ट्राई करें। तो एक डिटेल ऐसी लिखी है कि अब पूर्व विधायक भी सरकारी खर्च पर करेंगे विदेश यात्रा। ऐसा एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। वहां पर राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार जो है वो काम कर रही है, वहां पर जो बात चल रही है तो कुछ ऐसा सामने आया कि वहां पर अब पूर्व विधायक भी सरकारी खर्च पर वहां पर करेंगे विदेश यात्रा। और विधानसभा में बिल पेश किया गया, लंपी पर आज होगी बहस। वहां पर डिटेल भी साथ दो चल रही है कि एक पूर्व विधायक जो है वो सरकारी खर्च पर वहां पर विदेशों में प्रवास करेंगे और वहां पर सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा चल रहा है लंपी वायरस रोग का चल रहा है, वहां पर भी आज बिल पास होने वाला है। तो उसकी कुछ डिटेल हम लोग समाचार समझने का प्रयत्न करें तो कुछ राजस्थान की डिटेल ऐसी है कि प्रदेश में अब पूर्व विधायक भी सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा कर सकेंगे। ऐसा पूर्व विधायकों को विदेश यात्रा के किराए का खर्च सरकार उठाएगी। वहां पर ऐसा बोले कि पूर्व विधायक की विदेश यात्रा के किराए का खर्च जो होगा वो सरकार उठाएगी और सरकार इसके लिए कानून में बदलाव करने जा रही है और पूर्व विधायकों को विदेश यात्रा के किराए का खर्च अब वहां पर सरकार उठाएगी।
और खर्च उठाने का नियम प्रावधान के करने के लिए विधानसभा में आज बिल पेश होगा। राजस्थान विधानसभा में आज बिल पेश किया गया है। इसके ऊपर देखना यह रहेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन डिटेल ऐसी लिखी है कि राजस्थान विधानसभा और वहां पर अधिनियमन 1956 की धारा 4 में एक नई उपधारा वहां पर 2 जुड़ने के लिए बिल सदन में रखा गया है और इस बिल को इसी सप्ताह विधानसभा में बहस के बाद पारित कर वहां पर स्टार्ट करने के एक करवाया जाएगा और बिल के विधानसभा में पास होते ही वहां पर प्रावधान बदलने की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। वो क्या प्रोसेस होगी उसमें कुछ डिटेल लिखी है कि पूर्व विधायक संघ लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे कि पूर्व विधायक जो है वो वहां पर विदेश प्रवास करेंगे तो उसका पूरा का पूरा खर्च जो है वो राजस्थान सरकार उठाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है उसमें डिटेल ऐसी है कि पूर्व विधायक संघ की मांग के बाद सरकार अब बिल को लेकर आई है और विधायकों को तर्ज पर पूर्व विधायकों को भी अब सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने की सुविधा मिल सकेगी। इसमें एक स्टेटमेंट जो दूसरा सामने आया हुआ है उसमें सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा के लिए स्पीकर की मंजूरी की एक शर्त आई हुई है। वो क्या डिटेल है वो थोड़ा बहुत और हम लोग जानने की कोशिश करें तो डिटेल ऐसी लिखी है कि पूर्व विधायक को विदेश यात्रा का किराया तभी मिलेगा जब पहले विधानसभा स्पीकर से मंजूरी ली गई होगी। डिटेल ऐसी है कि उनका खर्चा तब पास होगा जब पहले विधानसभा स्पीकर से वो मंजूरी ली गई होगी। उनके साथ सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने वाले पूर्व विधायकों को पहले स्पीकर से मंजूरी लेनी होगी। जिन पर पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा को स्पीकर मंजूर देंगे केवल उन्हें किराया और पैसा मिलेगा या खर्च मिलेगा। इस तरीके से वहां पर देखना यह होगा कि राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जो है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और क्या फैसला होगा वो भी हम लोग कांस्टेंट देखते रहेंगे। उसके बाद एक दूसरा लंपी वायरस के ऊपर भी आज स्टेटमेंट वहां पर कुछ होने वाला है। उसमें क्या डिटेल है वो समझे तो आज लंपी पर सदन में एक बहस होने वाली है वहां पर राजस्थान सरकार में। तो बीजेपी का हंगामा भी वहां पर तय होना एक फिक्स है। तो उसके बारे में डिटेल जो लिखी है विविध न्यूज़पेपरों ने तो उसमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ वायरल हुई है वो कुछ ऐसी है कि विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद लंपी पर सदन में एक बहस होने वाली है और बहस हो रही है। तब बहस के बाद सदन में सरकार की तरफ से जबान एक वहां पर आएगी और बीजेपी विधायक लंपी पर सरकार को घेरेंगे। ऐसी एक डिटेल सामने लिखी है विविध न्यूज़पेपरों ने। वहां पर दैनिक भास्कर ने जो लिखा हुआ है उसमें ऐसा लिखा है कि गायों की दुर्दशा और सरकारी वहां पर बेइंतजाम के मुद्दे पर सदन में एक हंगामा का आसार नजर आ रहा है और बीजेपी पहले से ही लंपी पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है और रणनीति पर आसाम से काम करेगी। ऐसी कुछ डिटेल सामने आई है। वो रणनीति तैयार कर वहां पर वो हमला बोलेगी वहां पर राजस्थान सरकार के ऊपर। लंपी पर बहस के दौरान सरकार से ग्राउंड पर वहां पर गायों की उपचार और साथ ही साथ गायों की मौत पर पशुपालकों को वहां पर मुआवजा देने की मांग भी वहां पर बीजेपी ने की है। अब देखना यह होगा कि राजस्थान की गहलोत सरकार उसके ऊपर क्या फैसला सुना रही है। कांग्रेस बीजेपी के बीच टकराव का कारण बनेगी लंपी का एक सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि मैक्सिमम राजस्थान में वहां पर लंपी वायरस के कारण गाय और पशुधन मर रहा है। और डिटेल ऐसी है कि विधानसभा में लंपी पर बहस के दौरान कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच जुबानी टकराव के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज ये सबसे बड़ा मुद्दा होने जाने वाला है। तो बीजेपी लंपी से निपटने में सरकार पर विफल होने का एक आरोप लगा रही है। अब देखना यह होगा कि वहां पर सरकार क्या कह रही थी। साथ ही साथ गहलोत बोले लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में मदद हमारी करे विपक्ष, और सीएम अशोक गहलोत ने लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए वहां पर विपक्ष को सहयोग भी मांगा है, विपक्ष से सहयोग भी मांगा है। अब देखना यह होगा कि राजस्थान की सरकार वहां पर क्या कर रही है। अब हम बात करते हैं यूपी बिहार की दूसरे न्यूज़ की तरफ। अब अगर हम रुख करें दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है वो अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो हम बात करते हैं यूपी की। यूपी विधानसभा में क्या हो रहा है वो देखें तो वहाँ पर यूपी विधानसभा का सत्र आज दूसरा दिन है। वहाँ पर भी यूपी में
तो वहाँ पर विविध न्यूज़पेपर ने एक लिखा हुआ है, दैनिक जागरण के साथ एक वहाँ पर उजाला करके एक पोर्टल है, वहाँ पर कुछ ऐसा स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। उजाला ने ऐसा लिखा हुआ है कि विपक्ष ने की सरकार को घेरने की सबसे बड़ी तैयारी वहाँ पर यूपी में, और सड़क से सदन तक होगा बहुत ही बड़ा हंगामा। ऐसा एक सबसे बड़ा 8 कॉलम का बॉक्स बनाया हुआ है। वो न्यूज़ कुछ यूपी में ऐसे चल रहे हैं कि यूपी विधानसभा के छोटे मानसून सत्र में सबसे बड़ा हंगामा के एक आसार सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने पार्टी से वहां पर दफ्तर से अपना विधायकों को साथ पैदल मार्च भी किया, मगर रास्ते में ही उन्हें पुलिस ने रोक दिया है, ऐसा कुछ सामने न्यूज़ आ रहे हैं। और लिहाजा वहीं पर वो प्रदर्शन करने के लिए रोड पे वो बैठ गए थे। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं उसके बारे में और डिटेल लिखी है कि कांग्रेस ने भी पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक पैदल मार्च किया और आरएलडी के 8 विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना दिया। डिटेल ऐसी है और न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा कि इसलिए दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के उम्मीद जताई जा रही है और सपा ने पूरी तैयारी भी वहां पर कर ली है। डिटेल ऐसी है कि विपक्ष के कई दल भी वहां पर उनके साथ है और एक डिटेल जो सामने आई है कि क्या विपक्ष की वहां पर रणनीति रही है, उसमें यूपी में एक विपक्ष की रणनीति सामने लिखी है विविध न्यूज़पेपर ने। तो वहां पर जागरण ऐसा लिख रहा है कि मुख्य विपक्षी दल सपा का दावा है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार वहां पर फेल रही है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी बिहार में कांस्टेंट वहां पर अपराध हो रहे हैं, आए दिन रेप के किस्से सामने आ रहे हैं। तो खास तौर पर महिलाओं पर अपराध का ग्राफ सबसे ज़्यादा यूपी बिहार में चल रहा है और साथ ही साथ गुजरात में भी अभी ऐसा कुछ माहौल बिगड़ रहा है, ऐसी भी डिटेल सामने आई है। न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है कि खास तौर पर महिलाओं पर अपराध का ग्राफ सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और विपक्षी दलों के नेताओं का उत्पीड़न वहां पर किया जा रहा है और महंगाई से जनता को दोनों समय की रोटी जुटाना भी अब यूपी में मुश्किल हो गया है। देखना यह होगा कि उस मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरा जाएगा और 2 वक्त की रोटी जुटाना भी वहां पर यूपी बिहार में मुश्किल हो गया है। और कांग्रेस विधायक दल की नेता वहां पर आराधना मिश्रा वहां पर मौना है। उसने बसपा के उमाशंकर सिंह, रादौल के राजपाल बालियान और सुब्रता के बेरीराम ने भी एक महंगाई के ऊपर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी एक बात रखी है। तो वहां पर कैबिनेट में वहां पर पेश हो टोटल 3 विधायक पेश हो सकते हैं। वो क्या पेश होंगे वो लिखा है कि विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार सदन को सुचारू रूप से चलने की कोशिश करेगी। इस दौरान 3 विधायक पेश होगा। वहां पर दूसरे दिन सत्र में ये 3 विधायक शायद पेश हो सकते हैं। वो क्या है उसकी डिटेल थोड़ी बहुत समझे क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है और गर्म है। तो डिटेल ऐसी है कि वहां पर उत्तर प्रदेश में वहां पर महर्षि विश्वविद्यालय में संशोधन और उपाध्यक्ष 2022, दूसरा सामान्य भविष्य निधि और उत्तर प्रदेश नियमावली 1985 उपाध्यक्ष 2022 और दूसरी एक डिटेल ऐसी है कि इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन अध्यादेश। एक डिटेल ये है। ये अब देखना ये रहेगा कि यूपी बिहार में जो भी विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें आज क्या हंगामा हो रहा है और कौन से बिल पास हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा स्टेट जो माना जाता है या फिर पूरा फोकस वाला स्टेट माना जाता है वो है गुजरात। गुजरात में जो न्यूज़ सबसे बड़ी सामने आई है और गुजरात में एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है वो उसके बारे में देखें तो वहाँ पर एक संदेश न्यूज़पेपर है, उसने कुछ लिखा हुआ है गुजरात के न्यूज़ के बारे में। तो क्या है गुजरात के न्यूज़ वो देखें तो वहाँ पर पीएम मोदी आज करेंगे बीजेपी मेयर सम्मेलन का सबसे बड़ा एक उद्घाटन। डिटेल ऐसी है, वो संदेश के न्यूज़ समझने का प्रयत्न करें तो वहां पर पीएम मोदी आज करेंगे बीजेपी मेयर सम्मेलन का एक उद्घाटन और गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है एक कार्यक्रम, उसमें आज पीएम मोदी वहां पर ऑनलाइन जो है वो कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। क्या है ये बीजेपी का कार्यक्रम तो वो समझे तो वहां पर भूपेंद्र पटेल जो है वो उपस्थित रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन होने वाला है। उसमें एक न्योता दिया गया था, वहां पर वर्चुअल रूप से उद्घाटन आज होगा और
उसमें नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में देश भर से भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों में महापौर और उप महापौर शामिल होंगे और पीएम मोदी भाजपा के मेयरों के इस कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। डिटेल ऐसी है कि यह कार्यक्रम 10 बजे से स्टार्ट होकर शाम को 7 बजे तक चलेगा और उसमें विविध मुद्दे के ऊपर स्टेटमेंट में एक जानकारी दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने भी कहा कि देश भर के 121 महापौर और उप महापौर इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में वहां पर एक भाग ले रहे हैं। और यहाँ जो महापौर सम्मेलन पार्टी के सुशासन के प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया जा रहा है और वहां पर देखना होगा कि विविध मुद्दे के बारे में वहां पर क्या चर्चा का दौर चल रहा है। वहां पर साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह भी पूरी तरीके से वहां पर शामिल होंगे। अब डिटेल ये होगा और देखना ये होगा कि वहाँ पर किस तरीके से आमने सामने एक स्टेटमेंट और चर्चा विचारणा होती है। तो मित्रों, हमारा ये देखना ये होता कि सभी स्टेटमेंट में क्या क्या सरकारी कंपनियां, सरकारी वहाँ पर बाबुओं क्या काम कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग समाचार आपको दिखाते हैं समाचार के सच के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे न्यूज़ और पूरे देश के समाचार आपको दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखते रहेंगे और कल फिर से मिलेंगे। अभी मुझे दीजिए रजा, नमस्कार।